डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर जो है सितंबर का पेपर है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो पूरी देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला है गद्य विभाग से। गद्य विभाग में आपको कुल मिलाकर कितने 20 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 मार्क्स आपको इस गद्य विभाग से मिलेंगे। तो कृति 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति करनी है, जिसके लिए आपको कुल 6 मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पहला गद्यांश है उसके लिए है। और अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। पहला गद्यांश है, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो अब बैजू बावरा जवान था, राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि गद्यांश कौन से पार्ट से लिया गया है। जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। अब हम इतना ही पढ़ते हैं। इतना पढ़ने से भी हमें समझ में आ गया है कि ये गद्यांश जो है चैप्टर नंबर 4 आदर्श बदला से लिया गया है और इसके लेखक हैं सुदर्शन। तो पूरा गद्यांश बच्चों आप जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है, आपको गद्यांश पूरा वहाँ पर पढ़ना है। पूरा गद्यांश आप पढ़ेंगे। पूरा गद्यांश पढ़कर पहले ही समझेंगे कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ का गद्यांश है। तो हमने पूरा पाठ पढ़ा, पूरा गद्यांश पढ़ा और पढ़कर समझ लिया है कि ये जो गद्यांश लिया गया है ये चैप्टर 4 आदर्श बदला से लिया गया है। इसके लेखक है सुदर्शन। अब हम इसका संजाल देखते हैं। क्वेश्चन जो पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के गायन की विशेषताएं। बैजू बावरा के गायन की विशेषताएं उन्होंने पूछी है और कुल विशेषताएं आपको कितनी लिखनी है? कुल विशेषताएं आपको लिखनी है 4, 1, 2, 3, 4। जिस तरीके का आपको संजाल दिया गया है बच्चों, आपको उसी तरीके के संजाल में ये कृति कार्य पूर्ण करना है और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक राइट आंसर पर आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब हम गद्यांश में से जो है इसका उत्तर खोजेंगे। गद्यांश पढ़कर ही आपको इस कृति कार्य को पूर्ण करना है। बैजू बावरा के गायन की विशेषताएं। बैजू बावरा के गायन की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जिस तरीके के संजाल दिया गया है उसी संजाल में, तो उसके स्वर में क्या था? जादू था। तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। वो गाता था तो क्या होता था? पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पंछी मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते और झूमते रहते थे, लोग वाह वाह करते थे, हवा रुक जाती थी, एक समा बंद जाता था। तो इस तरीके से आपको ये उत्तर यहाँ पर मिल जाता है और आपको क्या करना है? यही उत्तर उस संजाल में लिखना है। आप लिख सकते हैं कि जब वो गाता था तो क्या होता था? पत्थर पिघल जाते थे, पशु पंछी मुग्ध हो जाते थे, एक समा बन जाता था, हवा रुक जाती थी। इसके अलावा भी आप दूसरा लिख सकते हैं। मैंने पहले भी कई बताया कि लोग झूमते थे, सुनते थे, वाह वाह करते थे। इस तरीके से ये संजाल का क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरयुक्त परिच्छेद से शब्द युग्म। आपको क्या करना है? आपको शब्द युग्म ढूंढकर लिखने हैं। शब्द युग्म आपको पता होंगे, तो शब्द युग्म आप ढूंढेंगे। शब्द युग्म वे शब्द होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं शब्द युग्म क्या होता है। देखिए हिंदी भाषा में जो है कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है और ऐसा करते समय उनके बीच में एक योजक यानी हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, खाना पीना, ऊंच नीच। इसके अलावा शादी ब्याह, सीधा साधा, आना जाना, हार जीत, ऐसे शब्द क्या होते हैं? शब्द युग्म होते हैं। तो आपको उपरयुक्त परिच्छेद में से, जो परिच्छेद दिया गया है ना, उसी में से ऐसे शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। आपको 2 लिखने हैं, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। देखिए परिच्छेद में यहाँ पर आया है पशु पंछी, वाह वाह। ऐसे आपको ढूंढकर वहाँ पर शब्द युग्म
लिखने हैं। अब देखिए, गद्यांश में से पहला क्वेश्चन तो हमने आकलन कृति कर ली, शब्द संपदा हो गया। अब हमारा आ जाता है स्वमत, यानी अभिव्यक्ति का क्वेश्चन आता है। अभिव्यक्ति के क्वेश्चन स्वमत, आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, जिसमें उन्होंने पूछा है जीवन में गुरु का महत्व। इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं, यानी आपको वर्ड्स की लिमिटेशन दी है, आपको 40 से 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो गुरु का महत्व के बारे में आप अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देंगे कि बच्चा क्या है, बच्चा जन्म के बाद एक कच्चे घड़े के समान होता है, जिसे पक्का बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गुरु की होती है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जो शिष्य को ज्ञान देकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है। गुरु के साथ शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। शिष्य अपने गुरु को अभिभावक की तरह सम्मान देता है। गुरु भी क्या करता है? अपने शिष्य के मन के भावों को आसानी से समझता है, अपने शिष्य की परेशानी को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसे सही राह दिखाता है। और गुरु का उद्देश्य अपने शिष्य को सफलता प्राप्त करने की ओर प्रेरित करना होता है। जब उनके शिष्य जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तब गुरु को प्रसन्नता होती है। इसी तरह गुरु के साथ शिष्य का रिश्ता अनमोल बताया गया है। अगर आप और अपने शब्दों में और कुछ लिख सकते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 40 से 50 शब्दों में ही गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में अपना विचार व्यक्त करना है। आप लिख सकते हैं कि गुरु को क्या गोविंद से भी महान समझा गया है, क्योंकि हमें गोविंद तक पहुंचाने का सही मार्ग कौन दिखाता है? हमारा गुरु दिखाता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गद्यांश की तरफ। दूसरा गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति करनी है। तो आप पूरा गद्यांश जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे ये कहाँ से लिया गया है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उस पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। ये गद्यांश है, देखिए ये पूरा गद्यांश है। अब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो सेकंड गद्यांश है आपका, ये आशा रानी वोरा द्वारा लिखित सुनो किशोरी से लिया गया है। सुनो किशोरी पाठ आपने पढ़ा होगा, तो आपकी समझ में ये जरूर आया जाएगा। अब हम इसका कृति कार्य देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। सुगंधा की सहेली को ये करना चाहिए। सुगंधा की सहेली को क्या करना चाहिए? जिस तरीके की आकृति उन्होंने बनाकर दी है, उसी तरह की आकृति बनाकर आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं। प्रत्येक राइट आंसर पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। हम इसका उत्तर गद्यांश में से ढूंढते हैं। सुगंधा की सहेली को क्या करना चाहिए? देखिए, से भी कहो, यानी सहेली से कहो, माँ को पत्र लिखे, अपने भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे, उनसे सलाह ले। यदि माँ से बात नहीं कर सकती है तो वो क्या करे? बड़ी बहन या भाभी से बातचीत करे। तो ये जो आंसर है, यही आंसर आपको कहाँ लिखना है? आपको संजाल पूर्ण करने में लिखना है। तो संजाल पूर्ण करने में आप यही आंसर लिखेंगे। अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए, उसे भाई बहनों की बातों में रुचि लेनी चाहिए, बड़ी बहन या भाभी से बात करनी चाहिए और अपनी समस्याओं पर माँ के साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए। तो ये चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले और जो गद्यांश में आए हैं। पहला दिया गया है कोशिश, छुटकारा, सखी और प्रेम। पहला है कोशिश। कोशिश के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रयास। नेक्स्ट है आपका छुटकारा। छुटकारा यानी निजात पा सकती है, छुटकारा पा सकती है, छुटकारा का हो गया निजात। सखी, सखी का आप जानते हैं सहेली। प्रेम, प्यार। तो ये जो चारों हैं ये आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। आगे आपका आ जाता है स्वमत का क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। आपको वर्ड्स दिए गए हैं कि आप 40 से 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे।
तो भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? भाई बहन का एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो संसार में सबसे प्यारा व अनूठा रिश्ता माना जाता है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के, अगर आप चाहें तो भाई बहन भी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन सकते हैं, पक्के दोस्त हो सकते हैं, सच्चे मित्र बन सकते हैं। बचपन से लेकर जीवन पर्यंत भाई बहन सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। यदि बहन भाई से बड़ी हो तो वह अपने छोटे भाई का देखिए ध्यान रखती है, छोटे भाई को अपने बच्चे की तरह वह प्यार करती है, वह उसे माता पिता की डांट से भी बचाती है, वह माँ के समान अपने छोटे भाई का ख्याल भी रखती है। यदि भाई बड़ा होता है तो वह अपनी छोटी बहन को फूलों की तरह संभाल कर रखता है। आपने गाना तो सुना ही होगा कि फूलों का तारों का क्या कहना है, सबका यही कहना है कि 1000 में मेरी बहना है, कि सभी यही कहते हैं कि 1000 में मेरी बहना है। अगर भाई छोटा है या बड़ा है लेकिन वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, वह उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है, वह उम्र भर उसकी रक्षा करने का वादा करता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तथा भाई बहन का ये रिश्ता बहुत ही सुंदर रिश्ता है और एक अटूट रिश्ता माना गया है। तो इसी तरह से आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स इस रिश्ते पर देना है और वह भी 40 से 50 शब्दों में। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए और आपको चॉइस दी गई है। आपको क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको चॉइस मिलती है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। आदर्श बदला, ये कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। देखिए, इस कहानी में जो बैजू बावरा था उसने बदला जरूर लिया, लेकिन वह बदला कैसा था? एक आदर्श बदला था। तो ये कहानी का शीर्षक कैसा है? पूर्णतः सार्थक है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र बैजू है, बैजू ने बचपन से अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखा था। बालक होने के नाते वह अपने पिता की जान तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसने बदले की भावना उसके अंदर निर्मित हो गई। उसने क्या सोचा कि मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। वो जान नहीं बचा पाया था, लेकिन उसके अंदर एक बदले की भावना जाग उठी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की। उसने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 12 वर्षों की भयंकर तपस्या के बाद वो क्या बना? एक गायन विद्या में प्रवीण हुआ। तानसेन के साथ उसने मुकाबला किया और तानसेन को गायन विद्या में हरा दिया, लेकिन उसे मौत की सजा नहीं दी। उसे मौत की सजा न देकर उसने क्या किया? उन्हें जीवन दान दिया। और उनके मन में बदले की भावना तो थी, लेकिन वो उस भावना से हिंसा को खत्म करना चाहता था। यहाँ उसने अपने बदले के माध्यम से जीवन का सम्मान करने की सीख दी। इसीलिए उसके द्वारा लिया गया बदला आदर्श बदला कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पाप के 4 हत्या निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो ये पाठ जो है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत पाठ जो है, मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में फैले पाप, अत्याचार और अन्याय, इसको दूसरों को बताना है। उनका समर्थन करने वाले लोगों से पाठकों को परिचित कराना है, कि लोगों को बताया जा सके, पाठकों को इससे परिचित कराया जा सके कि संसार में पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार आदि का समर्थन करने वाले लोग भी हैं, कि वो इन सभी चीज़ों का समर्थन करते हैं। अनेक महापुरुष, समाज सुधारक, समाज सेवक, संत महात्मा, इन सभी ने अथक प्रयास किया, लेकिन वे सफलता नहीं पा सके। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उन्हें सफलता नहीं मिली। जिन लोगों को सुधारकों, संतों द्वारा देश व समाज को सुधारने के लिए कही गई बातें उबाने वाली लगती हैं, ऐसे लोगों पर पाठ के माध्यम से क्या किया गया है? करारा व्यंग किया गया है। बहुत से लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए क्या करते हैं? संतों, महापुरुषों की जयंतियां ही मनाते हैं, उनकी जय जयकार करते रहते हैं, उनके स्मारकों का निर्माण करते हैं, परंतु उनके विचारों को वो कभी भी अपने आचरण में नहीं लाते। इस पाठ के माध्यम से लेखक द्वारा ऐसे लोगों की वास्तविकता को सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और ये बताया गया है
कि जब तक ये पाप के 4 हथियार जो है समाज में सफल रहेंगे तो समाज में सुधार लाना असंभव है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्ध रही है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, वर्ष 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन वे गैसें कैसी थी? तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक थी। वैज्ञानिकों को एक अच्छे विकल्प की तलाश थी जिनमें ये कमियां ना हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। इस खोज के बाद इसे सर्वोत्तम प्रशीतक माना गया। ये रसायन रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे, जिसकी वजह से प्रशीतन उद्योग से अन्य गैसों के स्थान पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होने लगा। इसके साथ ही इनका इस्तेमाल घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोधन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में भी अधिक मात्रा में होने लगा। इन्हीं कारणों की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा। गद्य विभाग के लास्ट सेक्शन में हम चलते हैं। गद्य विभाग का लास्ट सेक्शन ई, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न का मात्र एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में आपको उत्तर देना है और इसके लिए आपको चॉइस दी गई है। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन बच्चों आप ये 2 क्वेश्चन नहीं, आप ये चारों क्वेश्चन के आंसर लिखना, क्योंकि कभी कभी मात्राएं या थोड़ी सी भी त्रुटि होने के कारण, मिस्टेक होने के कारण आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आपके पास टाइम है, आप इन चारों क्वेश्चन के उत्तर लिखेंगे। इस बार आपको टाइम मिल रहा है, आप चारों क्वेश्चन के उत्तर लिखना, ताकि आपके यहाँ पर मार्क्स कम ना हो। आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलने ही चाहिए। आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहराई, महके आंगन चहके द्वार आदि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली कैसी है? उनकी भाषा शैली देखिए, उनकी भाषा शैली सहज, सरल और मुहावरेदार है। आगे लास्ट आपका आ जाता है, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य में क्या हुआ था? उनके लेखन कार्य में महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना, यही उनके लेखन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है हमारा गद्य विभाग समाप्त होता है और नेक्स्ट हम पद्य विभाग पर जाएंगे। विभाग 2 हमारा आ जाता है। विभाग 2 में पद्य विभाग है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 यानी पोएम का जो सेक्शन है आपका, उसमें से पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कृति कार्य 2 आ जाता है। कृति कार्य 2 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। तो पहले तो आपको पूरा पद्यांश बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होगा कि पद्यांश क्या है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, ये पूरा पद्यांश आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये कौन सी कविता से लिया गया है। इसको पढ़कर, समझकर, इस पर जो आधारित आपको कृति कार्य दिया है उसको आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर आगे देखिए, कृति कार्य पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मुझको दिया है, मुझको क्या दिया है? तो ये जो है आपको पद्यांश में से पढ़कर ढूंढना है और यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। मुझको दिया है, ये पहला क्वेश्चन है। यह तोड़ नहीं सकते और यह छोड़ नहीं सकते। अब हम इसका आंसर जो है पद्यांश में से ढूंढेंगे।
तुमने विश्वास दिया है मुझको, तो मुझको क्या दिया है? विश्वास। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, क्या दिया है? उच्छ्वास। तो जो पहला आपका आंसर है मुझको दिया है, इसमें 2 कॉलम्स में आपको पहले में विश्वास और दूसरे में उच्छ्वास लिखना है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड है, ये तोड़ नहीं सकते, ये छोड़ नहीं सकते। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ नहीं सकते? भूमि को। तो देखिए, मुझको दिया है विश्वास और सेकंड में आएगा उच्छ्वास। यह तोड़ नहीं सकते, ये छोड़ नहीं सकते। ये तोड़ नहीं सकते सूत्र, और ये छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ नहीं सकते? भूमि। नेक्स्ट आपका आ गया, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। जो भी पद्यांश में आए हैं, आपको पद्यांश पढ़ना है, वहाँ से ही आपको ढूंढना है कि इसका विलोम शब्द वहाँ पर क्या है। पहला है अविश्वास, जोड़, असत्य, उजाला। थर्ड क्वेश्चन आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आ गया, स्वमत का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 40 से 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन है, आत्मविश्वास ही मनुष्य की सफलता की कुंजी है। इस कथन के बारे में अपने विचार यानी अपना पर्सनल रिस्पॉन्स आपको अपना स्वमत 40 से 50 शब्दों में लिखना है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास जो है मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर कदम नहीं बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों, कठिनाइयों, परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को बल देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों खाने के बाद ही होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी असफलता से प्रेरणा लेकर सफलता की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हर किसी के जीवन में क्या होता है? उतार चढ़ाव, सफलता असफलता आती है, परंतु हमें विषम परिस्थितियों में भी कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस तरह से एक कागज के नोट का मूल्य नया व पुराना दोनों परिस्थितियों में एक समान होता है, ठीक उसी प्रकार हमें असफल होने पर भी अपने मूल्यों को कम नहीं समझना चाहिए। सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी क्या है? आत्मविश्वास का होना है, और आत्मविश्वास की एक महत्वपूर्ण कुंजी बेहतर बेहद तैयारी का होना है। तो यहाँ पर ये स्वमत समाप्त होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। अब हमें आगे का पद्यांश पढ़ना है। ये पद्यांश आप बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कृति कार्य करने में आसानी होगी। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। अब ये जो दोहा यहाँ पर दिया गया है, ये जो पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, ये आपको पूरा कंसंट्रेट करके अपना पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है और कृति कार्य पूर्ण करना है। तो इसके जो कृति कार्य है वो हम देखते हैं कि इसके कृति कार्य क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोहे पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका पाठ 5 वृंद के दोहों से लिया गया है वृंद। तो इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कारण लिखिए। अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसका कारण क्या है? अविवेक से, देखिए, अविवेक से कोई भी किया गया कार्य जो है हमारे स्वयं के लिए ही हानिकारक होता है। अगर हम कोई भी कार्य अविवेक से करते हैं तो वो कार्य हमें स्वयं हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसा कार्य अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। इसका कारण आप ये लिख सकते हैं, कोयल को आम और कौवे को निबोरी मिलती है। कोयल को आम और कौवे को निबोरी क्यों मिलती है? क्योंकि उसका कारण यही है कि कोयल को आम के गुण का, अर्थात उसके स्वाद का पता है, तो वो क्या खाती है? आम खाती है और उसे वही पसंद है। और कौवा जो है निबोरी खाकर ही संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे उसके गुण का ज्ञान ही नहीं है, उसके स्वाद का पता ही नहीं है। तो इसीलिए गुणों के अनुसार ही हमें
आदर प्राप्त होता है। कोयल को आम और कौवे को निमोरी मिलती है, कारण गुणों के अनुसार ही इंसान को आदर प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द तैयार करना है। पूत, पहला दिया गया है पूत। पूत के आगे आप लिखेंगे कुपूत, बुद्ध, कुबुद्ध, कारज, अकारज, आदर, निरादर। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है अभिव्यक्ति का क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आ गया, स्वमत का क्वेश्चन आ गया। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। आपको 40 to 50 वर्ड्स के अंदर आपको ये आंसर लिखना है। देखिए, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि आज इंसान बहुत प्रगति कर चुका है और लगातार करता रहता है। इसका एकमात्र कारण इंसान का क्या है? ज्ञान है। समस्याओं को सुलझाना हो या फिर सुविधाएं प्राप्त करनी हो, सभी के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि इंसान के पास ज्ञान है तो अपने साथ ही दूसरों को भी मदद कर सकता है। अज्ञानता क्या है? एक श्राप है। यह इंसान की बुद्धि को संकुचित कर देता है, उसके सोचने समझने की क्षमता को लगभग खत्म कर देता है। अज्ञानी अर्थात मूर्ख व्यक्ति हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है। अतः अज्ञानता को दूर कर जितना संभव हो सके हमें ज्ञान की पूंजी को बढ़ाना चाहिए। तो के अंतर्गत अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आ गया ई विभाग का क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। अब आगे है रसास्वादन का क्वेश्चन। मुद्दे आपको दिए गए हैं निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर। तो जो मुद्दे दिए गए हैं, देखिए, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने का कारण, कविता का केंद्रीय भाव, ये 4 मुद्दे दिए गए हैं। इन्हीं 4 मुद्दों के आधार पर आपको कविता पेड़ होने का अर्थ का रसास्वादन करना है। और इसमें आपको एक चॉइस भी दी गई है। चॉइस में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर गुरुबानी कविता का रसास्वादन कीजिए। हम कविता पेड़ होने के अर्थ का रसास्वादन करेंगे। मुद्दे दिए गए हैं, मुद्दों के आधार पर करेंगे। तो पहला मुद्दा लेते हैं रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम अर्थात आपको कवि का नाम बताना है कि पोएम पेड़ होने के अर्थ के पोएट कौन है, रचनाकार कौन है, कवि कौन है। तो इसके रचनाकार का नाम है, इस कविता के रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम जी हैं। हमारा पहला मुद्दा हो गया। सेकंड है पसंद की पंक्तियाँ। अब आपको पसंद की पंक्तियाँ लिखनी है कि आपको पसंद की कौन सी पंक्तियाँ इस पोएम की जो है इस कविता की पसंद है। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। मुझे ये जो पंक्तियाँ हैं वो बेहद पसंद है। अब पसंद होने आने का कारण क्या है, ये पंक्तियाँ आप क्यों पसंद करते हैं, पसंद आने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इनमें कवि ने ये स्पष्ट किया है कि पेड़ अपने गुणों के कारण इंसान से बहुत बड़ा है। इंसान कभी पेड़ के गुणों की बराबरी कर ही नहीं सकता। इस तरह इन पंक्तियों में पेड़ के गुणों व उसकी महानता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अब लास्ट में जो आपका क्या आ जाता है, लास्ट में आपका आता है कविता का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यहाँ कवि ने पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए मनुष्य को उससे प्रेरणा लेने का संदेश दिया है। कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता पेड़ की तरह जीवन जीने में है। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अथवा में है, चॉइस में है, गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर आपको गुरुबानी कविता का रसास्वादन करना है। परम पूज्य गुरु नानक जी द्वारा रचित गुरुबानी जो पदों का एक छोटा सा संग्रह है, उसे गुरु ग्रंथ साहब नामक महान ग्रंथ से लिया गया है। तो गुरु नानक जी जो थे, गुरु नानक जी ने यहाँ गुरु का सम्मान करने का संदेश हमें दिया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य की महानता उसके अच्छे कर्मों से साबित होती है, न कि उसकी जाति और धर्म से। उन्होंने दिखावे का भी विरोध किया।
इस संसार में गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर ही क्या होता है, मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो व्यक्ति गुरु का सम्मान नहीं करता, उसके सिखाए मार्ग पर नहीं चलता, वह खेत में पड़े हुए एक खराब तिल की भांति बन जाता है। उसे कोई नहीं पूछता। गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का हमें मार्ग दिखाते हैं। यदि गुरु नहीं होता तो इंसान ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। गुरु का सम्मान, उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इस तरह से आप इसका भी रसास्वादन कर सकते हैं। आ जाता है साहित्य संबंधी जानकारी पर आधारित क्वेश्चन का सेक्शन। हम देखेंगे ई, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और आपको इसमें चॉइस दी गई है। आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन के आंसर, 2 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। ये साहित्य संबंधी जानकारी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो चैप्टर हैं, चाहे वो गद्य का हो चाहे पद्य का हो, चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको साहित्य संबंधी जानकारी पर आधारित 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उनको ज़रूर पढ़ें। इसके लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप साहित्य संबंधी जानकारी पर आधारित सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको 2 मार्क्स जरूर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिलोचन जी की 2 काव्य संग्रह के नाम बताइए। त्रिलोचन जी की कविता कौन सी है? त्रिलोचन जी जो है उनकी कविता पहले आपको याद करनी है। उनकी कविता है नवनिर्माण कविता के ये जो है कवि हैं। अब आप उसमें के 2 काव्य संग्रह के नाम आपको बताने हैं कि उनके और 2 कौन से काव्य संग्रह हैं। तो त्रिलोचन जी के अन्य काव्य संग्रह हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना आकाश। आपको इसमें से किन्हीं 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोहा छंद की विशेषताएं बताइए। अब आपको यहाँ पर दोहा और छंद की विशेषताएं बतानी है कि दोहा क्या है, दोहा छंद क्या है। दोहा ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये एक हो गई। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी विशेषताएं बतानी है। आगे आपका आ गया गुरु नानक जी की भाषा शैली की कोई एक विशेषता लिखिए। देखिए गुरु नानक जी की भाषा शैली कैसी थी? उनकी भाषा शैली सरल सहज थी। तो आपको उनकी भाषा शैली की कोई एक विशेषता बतानी है। अब आ जाइए, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। किसी एक रचना का नाम आपसे पूछा गया है। तो आप उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उनमें से किसी एक रचना का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर मुकेश गौतम की जो कविता है वो है पेड़ होने का अर्थ। इसके अलावा देखिए डॉक्टर मुकेश गौतम ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, प्रेम समर्थक हैं पेड़ आदि। तो इसमें से आपको किसी एक रचना का नाम उन्होंने पूछा है, आप वो लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं विभाग 3 की तरफ। विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। विशेष अध्ययन हेतु के लिए आपको पाठ दिया गया है कनुप्रिया का। इसके लिए आपको कुल मिलाकर 10 मार्क्स दिए गए हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, ये है कृति 3अ। कृति 3अ में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार आपको कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो ये पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे, इन पंक्तियों को पढ़कर समझेंगे। मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय, सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तो ये पढ़कर आपको पूरा जो है कविता समझनी है। ये विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया है। इस पर आधारित अब हम कृति कार्य देखेंगे। सबसे पहला हमारा कृति कार्य आ जाता है आकृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया युद्ध के बारे में ये नहीं जानती। अब कनुप्रिया युद्ध के बारे में क्या नहीं जानती? हम जब वो
पोयम पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, पद्यांश पढ़ेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। हम पद्यांश में से इसका उत्तर ढूंढेंगे। मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, मैं किसके पक्ष में हूँ, समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। पद्यांश पढ़कर हमने आंसर्स ढूंढ लिए हैं। कनुप्रिया युद्ध के बारे में यह नहीं जानती। सबसे पहला है कि वह युद्ध के बारे में क्या नहीं जानती है कि युद्ध कौन सा है, कनुप्रिया किसके पक्ष में है, समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। अब जो निम्नलिखित शब्द हैं वो ऊपर जो गद्यांश पद्यांश दिया है आपको उसमें से प्रयुक्त समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। उसी में से देखकर लिखने हैं कि युद्ध के लिए कौन सा समानार्थी शब्द प्रयोग किया गया है। पहला है युद्ध, युद्ध का लड़ाई। सेकंड आ गया प्यार, प्यार यानी मोह। थर्ड है चित्त, चित्त का आ गया मन। पद का आ गया यहाँ पर राह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, स्वमत का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन है स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार लिखिए। स्त्री पुरुष समानता के बारे में आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज के प्रमुख घटक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अतः किसी एक के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, फिर भी स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं क्या करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, उसके साथ ही साथ शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के सहयोग से ही संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों एक ही रथ के दो पहियों की तरह हैं। यदि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं तभी हमारा समाज और देश का नवनिर्माण, देश का सही मायने में हम नवनिर्माण कर सकते हैं। यह बात तय है, ये बात निश्चित है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और 80 से 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने के कारण लिखिए। तो यहाँ पर जो होता है एक टेक्सुअल है और एक नॉन टेक्सुअल है। देखिए, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। यह आपका टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्स्ट बुक में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा, तो आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने के कारण पूछा है, ये आपका नॉन टेक्सुअल है, लेकिन आपने पूरी कविता पढ़ी है तो आप लिख सकते हैं। अब कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है तो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काव्य कनुप्रिया क्या है, एक आधुनिक मूल्यों का काव्य है। आधुनिक मूल्यों को दर्शाता है जिसमें राधा चेतन मन को संबोधन कर रही है। क्या है, वो कह रही है कि युद्ध की सार्थकता क्या है वो उसे पता नहीं है, कि युद्ध क्यों हो रहा है, वो किसके पक्ष में है, समस्या क्या है, लड़ाई क्या है, उसे ये सब कुछ नहीं पता। उसे क्या पता है, उसे तो सिर्फ वो ये चाहती है कि जिस तरह कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन साथ हैं, उसी तरह वो चाहती है कि वो अर्जुन की जगह पर हो। अर्जुन की जगह मैं होती तो ज़्यादा अच्छा होता कि कृष्ण जो है उसे सब कुछ बताते, उसे सब कुछ समझाते। उसे अच्छा लगता जब सारी सेनाएं स्तब्ध खड़ी रहती, सारा इतिहास रुक जाता और कृष्ण जो क्या है क्रिया को समझाते। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्द क्या है उसके लिए अर्थहीन है। इन सबको बिना ध्यान दिए, बिना पलक झपकाए सिर्फ वो क्या करती, उन्हें सुनती रहती, उन्हें देखती रहती। वो कहती है कि तुम्हारा तेज यानी कनु का तेज मेरे इस निर्जीव शरीर में जैसे तेज उत्पन्न कर देता है। कनुप्रिया की संवेदनाओं को जो लगभग खत्म हो गई थी वो उन्हें नया जीवन दे देता है। तुम्हारा जादू यानी कृष्ण का जो जादू से भरे होठों से निकलते शब्द हैं वो उसे रजनीगंधा के फूलों की तरह लगते हैं। ऐसा उसे लगता है जैसे ये फूल एक बार के बाद
एक झरते जा रहे हैं और बस झरते ही चले जा रहे हैं। तो इसी तरह का जो मन में मोह है वो कनुप्रिया के मन में जाग उठा है। लगता है जैसे कृष्ण कुछ और नहीं, बस राधन 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 कहते हुए ही पुकार रहे हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। जीवन में प्रेम से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम व तन्मयता से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जहाँ राधा कहती है कि कनु ने युद्ध करने के लिए जो कुछ भी ज्ञान अर्जुन को दिया वो उनकी समझ से बाहर है। इसका मुख्य कारण यह है कि कनु ने उन्हें प्रेम की ही भाषा सिखाई है और उन्होंने प्रेम को ही अपना जीवन बनाया है। जहाँ राधा प्रेम व तन्मयता के साथ अपना जीवन जी रही है, उनके मन में प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं है। वे आज भी कृष्ण से मिलने को आतुर हैं। अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते समय कनु ने जो उपदेश दिया था उसमें भी कनुप्रिया को प्रेम दिखाई देता है। तो ये सारी बातें आप राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए इसमें लिख सकते हैं। इस कनुप्रिया विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया का वीडियो मैं बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर आंसर्स देख सकते हैं।